3 सिनेरियोज हमने डिस्कस किए थे। थर्ड सिनेरियो का एक पार्ट हमारा रह गया था, एक टूल, एक मेथड हमारा रह गया था। कोई क्वेश्चन कल के लेक्चर से कोई चीज़ समझ नहीं आई, कॉन्सेप्चुअली, एक्सप्लेनेशन में, कैलकुलेशन में, पूछिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूनिट्स की प्रोडक्शन पे काम करते हैं, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर काम करते हैं, और सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो हेल्प की ज़रूरत होती है वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं, उनकी मशीनरी की मेंटेनेंस, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, उनकी स्टाफ की अपकीप, जिसमें आप अगेन फिर वही बात कैंटीन डिपार्टमेंट की एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं। हमने जो फ़िलासफ़ी डेवलप की थी कि हम तमाम प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स में तकसीम करें, और फिर जो डिपार्टमेंट्स जितनी प्रोडक्ट्स पे काम करेगा उसके हिसाब से डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट प्रोडक्ट्स में तकसीम कर दें। चैलेंज जो हमारा शुरू हुआ था कि सर्विस डिपार्टमेंट्स तो प्रोडक्ट पे काम नहीं करते, वो तो डिपार्टमेंट्स को हेल्प करते हैं जो प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें ज़रूरत पड़ी थी कि हम रीअपोर्शनमेंट में जाएं, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तकसीम कर दें, उसके बाद फिर हम कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में तकसीम करने की तरफ चलेंगे। तो अपोर्शनमेंट के बाद रीअपोर्शनमेंट की हमें ज़रूरत पड़ी थी। उसमें हमने 3 सिनेरियोज आइडेंटिफाई किए थे रीअपोर्शनमेंट के। सबसे पहला सिनेरियो मोस्ट सिंपल केस था, जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट्स आर ओनली सर्विंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं। दैट वाज द मोस्ट सिंपल केस। हमने 1 बाय 1 सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तकसीम कर देनी है यूजिंग एन अप्रोप्रिएट बेस। वी विल बी प्रोवाइडेड विद अ सूटेबल बेस, क्वेश्चन में हमें गिवन होगी, हमें वो आइडेंटिफाई करनी होगी, और उस बेस की मदद से हमने कॉस्ट को तकसीम कर देना है, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। दूसरा सिनेरियो हमने देखा था जिसमें सिर्फ एक सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के साथ साथ दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्व कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है। तो यहाँ पे हमने कहा था जी तरीका तो यहाँ पे भी वही है कि सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट को तकसीम करना है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ख्याल रखना है। वो क्या ख्याल रखना था जी? क्या ख्याल था बेटा? बिल्कुल, सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट कि पहले किस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट तकसीम करनी है। तो पहले हम उस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट तकसीम करते हैं जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्व कर रहा है अलॉन्ग विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर तीसरा सिनेरियो जिस पे हम गए थे, दैट वाज वेयर देयर इज रेसिप्रोकल सर्विसेज, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस दे भी रहा है दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को और इन रिटर्न सर्विस ले भी रहा है। इसको रेसिप्रोकल सर्विसेज का केस कहा जाता है। रेसिप्रोकल सर्विसेज में हमने कहा था जी 2 मेथड होते हैं, एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और दूसरा यूज ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कल हमने डिस्कस किया था और हमने वहाँ पे कहा था कि आप सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को पहले एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट तकसीम करेंगे, फिर दूसरे की तकसीम करेंगे। एक सेट कंप्लीट हुआ, देन यू विल रिपीट दिस सेट, मैक्सिमम यू विल गो अप टू 3 रेपिटेशंस, और इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, मिनिमम 2 रेपिटेशंस पे बात ख़त्म हो सकती है। वो आगे कोई सवाल आएगा, आई विल गाइड यू व्हाट इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि जी 2 करनी है 3 रखनी है। ये गाइडिंग प्रिंसिपल है, सजेशन है कि भाई इन हालात में 3 कर लेना, इनमें 2 कर लेना। 2 वाले हालात आएंगे तो आई विल डिफरेंशिएट। फिलहाल मैंने आपसे कहा कि मैक्सिमम हम 3 डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को 3 दफ़ा तकसीम करना है। और आखिरी तकसीम करते हुए आपको बताया गया था कि जब आखिरी तकसीम जिसके बाद आपने लाइन नीचे ड्रॉ की है, उस वक्त सर्विस डिपार्टमेंट को कोई हिस्सा नहीं जाएगा। आखिरी तकसीम में सारी कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को में ही तकसीम होंगी। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल कल के लेक्चर से? आई जस्ट गेव अ क्विक रीकैप ऑफ यस्टरडेज लेक्चर। कोई चीज़ अगर स्टिल आपके जहन में हो जो आप समझते हो आपको उसमें फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए, किताब पढ़ने में कोई टर्म सामने आई हो, नोट्स को पढ़ने में, इलस्ट्रेशन के रिवीजन में अगर कोई टर्म आपके सामने आई हो, जी पूछिए। जनरल ओवरहेड, आपके साथी ने सवाल किया है जनरल ओवरहेड्स क्या होते हैं। जनरल जैसे कि उसके नाम से ज़ाहिर है बड़ी जनरल सी टर्म है, कुछ स्पेसिफिक नहीं हो रहे। अगर हम उसको जनरल ओवरहेड की टर्म को इग्नोर करें तो हमने पहले ओवरहेड की टर्म सीखी थी। व्हाट आर ओवरहेड्स? ओवरहेड्स क्या होते हैं जी? सम ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट बाय डेफिनेशन क्या होती है?
which is incurred, which is necessary for the business but cannot be traced with accuracy to the product, कि प्रोडक्ट पे पर यूनिट कितना खर्चा आया। और फिर मैंने आपको फर्दर इनडायरेक्ट कॉस्ट को हमने कहा जी इनडायरेक्ट कॉस्ट को कलेक्टिवली हम ओवरहेड्स कहते हैं, और ओवरहेड्स के मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी, डिफरेंट तरह के ओवरहेड्स होते हैं। एक प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं, जो प्रोडक्शन में इनडायरेक्ट खर्चा हुआ उसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहते हैं। फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते हैं, हेड ऑफिस में जो एडमिन की कॉस्ट है वो भी बिजनेस की कॉस्ट है, वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, सो वो भी ओवरहेड है, उनको एडमिन ओवरहेड कहते हैं। सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये सारे ओवरहेड्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब जनरल ओवरहेड्स किसी भी एक कैटेगरी का कोई टुकड़ा छोटा सा हो सकता है, उसकी डिटेल हमें पता लगेगी तो हम बता सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कैटेगरीज क्या हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। हमारी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड से डीलिंग होने वाली है, बाकी ओवरहेड से एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि हम यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखते हैं, और प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब होता है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट को हम सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट लेते हैं और हम इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट लेते हैं। इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं लेनी, इनडायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं आती, इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं आती, ठीक है। अब जनरल ओवरहेड की टर्म हमें डिटेल पता होगी तो हम बता सकते हैं वो जनरल ओवरहेड कैटेगरी उसने प्रोडक्शन ओवरहेड से बनाई हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव से बनाई हुई है, सेलिंग से बनाई हुई है, कहाँ से बनाई हुई है, हमें उसकी डिटेल पता हो, उसमें क्या क्या आइटम्स हैं, फिर ये हम बता सकते हैं ये किस ग्रुप में जाके इसने लिंक होना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जनरल ओवरहेड का मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड्स ही है, हो सकता है प्रोडक्शन ओवरहेड का हिस्सा हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का हिस्सा हो, हमें पता लगेगा ना खर्चा किस नौइयत का है, फिर ही हम बता सकेंगे। और हमें ओवरहेड की नेचर पता हो तो ही हम उसकी ट्रीटमेंट के बारे में फैसला कर सकते हैं। स्पेशली प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का हिस्सा बनाएंगे, अगर प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं है वो तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे वो। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है, मैं बड़ा आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन अपनी शेयर कर रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू इनकरेज यू। पिछले दिनों कल एक कुलीग से भी बात कर रहा था इसी रेफरेंस से कि मैं आई कीप ऑन सेइंग, मैंने कई दफ़ा कहा, मैं आगे भी कहूँगा, फिर कह देता हूँ कि भाई जब भी कोई क्वेश्चन पूछना हुआ करे रेज योर हैंड। और ये सिर्फ अगलों के लिए नहीं है, पिछलों के लिए भी है कि पीछे भी बच्चे को कोई सवाल पूछना है तो हाथ खड़ा कीजिए। बट आई कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कि पीछे वाला बच्चा हाथ खड़ा नहीं करता, बट वेन एवर आई वॉक, जैसे मैं उस बच्चे के पास पहुँचता हूँ फ़ौरन हाथ खड़ा करके सवाल पूछ लेता। अब मैं वॉक ना करूँ तो इसका मतलब सवाल नहीं पूछोगे मुझसे, तो ये तो गलत बात है भाई। मैंने कहा हुआ है कि जो सवाल पूछना है, जिस बच्चे ने पूछना है, पीछे भी पूछना है, रेज योर हैंड, आई एम ड्यूटी बाउंड टू कम टू यू एंड टेल यू, ठीक है। तो डोंट वेट कि मैं पीछे आऊँ, हो सकता है मैं 15-20 मिनट आधा घंटा पीछे आना भूल जाऊँ तो आपका सवाल रह जाएगा बीच में, ठीक है। तो आपका फ़र्ज़ है हाथ रेज करके सवाल कीजिए। मेरी ये मैं कहता हूँ मेरा स्टाइल ज़रूर है, मैं पीछे आता हूँ, लेकिन मैं फ़र्ज़ समझ के नहीं आता पीछे कि भाई ये फ़र्ज़ है पीछे जाना। मेरा अंदाज़ है कि मैं क्लास में चलते चलते जब मौका मिलता है मैं वॉक थ्रू कर लेता हूँ आपके पीछे वाले बच्चों के भी, ताकि थोड़ा सा अगर उनके भी पास से उनके रजिस्टर देख लूँ क्या काम वो कर रहे हैं। लेकिन आई रिपीट, जब भी सवाल करना है, किसी भी कॉर्नर से करना है, आप हाथ रेस कीजिए, मैं आपके पास आऊँगा, आपको ज़्यादा ऊंचा बोलने को नहीं कहा जाएगा इंशाअल्लाह ताला, तो डोंट वरी। अच्छा जी, अब हम रेसिप्रोकल मेथड का जो सेकंड तरीका था, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशन से हम रीअपोर्शनमेंट कैसे कर सकते हैं। यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन से हम रीअपोर्शनमेंट कैसे करेंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था, नतीजा इसका लगभग वही आता है जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से हम ले पाए थे। जो हमने तकसीम की थी ना सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, उस तकसीम के बाद जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स मिले थे हमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, वही जवाब हमें यहाँ मिलना है, लेकिन तरीका थोड़ा मैथमेटिकल अलजबरा बेस्ड ये मेथड है। साइमल्टेनियस इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से आप फेमिलियर हैं, आपने अपनी अर्लियर स्टडीज़ में भी मैट्रिक एफ में भी चीज़ें ये पढ़ी हुई हैं, फिर आपने QM में भी इनको डील किया हुआ है। सो अब उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हमारी बिजनेस लाइफ में कैसे यूज़ होती हैं, उस पर अब हम बात करने जा रहे हैं। पहले आपने इसको प्योर मैथमेटिक्स के अंदाज में देखा था, अब इसको एज अ टूल फॉर बिजनेस हम देखने जा रहे हैं। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए हमारे पास एक डाटा है, पहले डाटा को देख लें। इट्स द सेम बाय द वे, जो इलस्ट्रेशन 7 कल हमने की थी, इट इज एक्चुअली द सेम डाटा इलस्ट्रेशन 8। पहले इस डाटा को देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि कैसे हम चलेंगे इसको लेके।
इलस्ट्रेशन 8 पेज 20 पे आ रही है जी आपके पास। रीअपोर्शन service departments cost amongst the production departments using simultaneous equations method and calculate total overheads of each production department। ठीक है जी, हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन से सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को रीपोर्शन करना है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड निकालने हैं। डाटा इज द सेम, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मशीनिंग असेंबली, दो सर्विस डिपार्टमेंट रिपेयर्स एंड क्यूसी, और इनकी कॉस्ट जो एलोकेशन और अपोर्शनमेंट के बाद आई है उसकी डिटेल हमें दे दी गई है। वर्क डन बाय द सर्विस डिपार्टमेंट, रिपेयर्स का 100% काम कैसे तकसीम हुआ है और क्यूसी का 100% काम कैसे डिपार्टमेंट में तकसीम हुआ है, एग्जैक्टली सेम डाटा। अच्छा जी, पहले तो ये याद रखिएगा, हमें जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस का डाटा आएगा, आवर स्कोप इज टू डील मैक्सिमम बाय 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स। हमें 2 से ज़्यादा सर्विस डिपार्टमेंट्स नहीं आ सकते, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। हमारा स्कोप ही इतना है, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन हल करना हमारे स्कोप में है, 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन हल करना हमारे स्कोप में नहीं है। तो चूंकि हमें 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन ए और बी वाली इक्वेशन आती है, एक्स और वाई वाली इक्वेशन आती है, अगर एक इक्वेशन में एक्स वाई जी आ जाए तो वो हमारे स्कोप में नहीं आती। 2 वेरिएबल इक्वेशन में आती है, तो इसलिए अकॉर्डिंगली हमारा स्कोप 2 सर्विस डिपार्टमेंट से ही डील करने का है। अच्छा जी, when we are asked to use simultaneous equation, तो सबसे पहला काम होता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाना। इसका जो पहला स्टेप होता है, कंस्ट्रक्ट टोटल कॉस्ट इक्वेशंस फॉर ईच service department. This is the first step. हर सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट इक्वेशन बनाइए, और यहाँ पे जो चीज़ आपको समझनी है, टोटल कॉस्ट से मुराद क्या है। टोटल कॉस्ट मीन्स ओन cost of a department plus its share from other service department। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, रिपेयर डिपार्टमेंट का अपना खर्चा भी 14,000 है, लेकिन साथ ही में नज़र आ रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल से भी इसको कुछ हिस्सा आ रहा है। क्वालिटी कंट्रोल की भी 15% कॉस्ट रिपेयर्स डिपार्टमेंट से रिलेट कर रही है। तो टोटल कॉस्ट से मुराद क्या होती है? टोटल कॉस्ट ऑफ एनी डिपार्टमेंट मींस इट्स ओन कॉस्ट प्लस इट्स शेयर फ्रॉम अदर सर्विस डिपार्टमेंट। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें तो हम अज्यूम करते हैं, पहले स्टेप के लिए लेट्स अज्यूम R is equal to total cost of repairs and Q is equal to total cost of QC। हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनानी है, तो उसके लिए पहले हमें वेरिएबल्स अज्यूम करने पड़ते हैं। हमने कहा जी लेट्स अज्यूम R से मुराद है टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयर, Q से मुराद है टोटल कॉस्ट ऑफ QC। तो फिर इसका मतलब है R इज इक्वल टू, इस डेफिनेशन के मुताबिक R इज इक्वल टू अपनी कॉस्ट प्लस शेयर फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। अदर डिपार्टमेंट से कितना शेयर है रिपेयर्स में? अदर डिपार्टमेंट ने रिपेयर्स को कितना हिस्सा देना है? 15% 0.15 Q।
रिपेयर्स का टोटल खर्चा होगा अपना खर्चा प्लस शेयर फ्रॉम द अदर सर्विस डिपार्टमेंट विच इज 15%, 15/100 का हम 0.15 लिखते हैं। सिमिलरली QC डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा होगा इसका अपना खर्चा 16,000 प्लस इसको रिपेयर्स ने कितना हिस्सा देना है, रिपेयर्स ने इसको 30% हिस्सा देना है, सो 0.30 R। लीजिए जी ये दो आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई हैं। पहला स्टेप हमारा होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्यूशन में कि आप दोनों सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट की इक्वेशंस बनाओ। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है मैंने आपसे शेयर किया, और इस मतलब के मुताबिक टोटल कॉस्ट की इक्वेशन कैसे बनती है सर्विस डिपार्टमेंट की। दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट की इक्वेशंस। स्टेप नंबर 2, कंस्ट्रक्ट इक्वेशंस। लेट्स मार्क इट इक्वेशन नंबर 1, मार्क इट इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप होता है, स्टेप नंबर 2 आपका आता है सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्व साइमल्टेनियस equations to determine total cost of each service department। मतलब R की वैल्यू निकालो और Q की वैल्यू निकालो इन इक्वेशन को सॉल्व करके। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हैं, लेकिन मुझे जो सबसे सिंपल तरीका लगता है इक्वेशन 1 से R की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में प्लेस कर दें तो Q इज इक्वल टू 16,000 प्लस 0.30 R, R का मतलब 14,000 प्लस 0.15 Q। तो यहाँ से आपकी वैल्यू Q की निकल आएगी और फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 आप R की वैल्यू भी ले लोगे। तो R और Q की वैल्यूज़ चाहिए, सॉल्व कीजिए पहले इस कंपोनेंट को फॉर Q और फिर Q की वैल्यू इक्वेशन 1 में फीड करेंगे, वैल्यू ऑफ R आएगी। आई बिलीव कि यू कैन डू इट। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछिएगा। सॉल्व कीजिए ये इक्वेशंस। हर बच्चे के रजिस्टर पे सोल्यूशन चाहिए, कोई बच्चा फारिग ना बैठा करे क्लास में आए हैं, मेक बेस्ट यूज ऑफ इट्स टाइम। जी बेटा। जी जनाब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? 21152 और ये R क्या है जी? 173। सो स्टेप नंबर 1, सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट इक्वेशंस बनाइए। स्टेप नंबर 2, उन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करके टोटल कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश कीजिए। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस डिपार्टमेंट आ गई। एनी क्वेश्चन? स्टेप नंबर 3, reapportion service department's cost from above step amongst production departments using base provided। जो आपको सर्विस डिपार्टमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस बताई गई है, उस बेस को यूज़ करते हुए कॉस्ट को तकसीम कर दो। 1 2 3 4। हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स थे, मशीनिंग, असेंबली, रिपेयर्स एंड QC। हमारे पास एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड्स अवेलेबल थे 50 40 14 16। 50 40 14 एंड 16। स्टेप नंबर 3 हमें क्या कह रहा है कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो अबव स्टेप में निकाली है उसको रीअपोर्शन कर दो। रिपेयर की कॉस्ट रीअपोर्शन करनी है, QC की कॉस्ट रीअपोर्शन करनी है,
यूजिंग बेस प्रोवाइडेड, बेस है जी रिपेयर की 50 20 30, 50 20 30 और बेस है QC की 30 55 15, 30 55 15। सो हमें कहा क्या गया है कि आपने पार्ट सेकंड में जो कॉस्ट निकाली है रिपेयर की, कितनी निकाली है जी? 17173, 17173, इसको तकसीम कर दो, इसका 50% राउंड ऑफ करते जाइएगा, इसका 50%, 17 पिछले स्टेप की कॉस्ट रिपेयर्स की 17173 आ रही है, इसको तकसीम करना है 8587, इसका 20% 3435, इसका 30% 5152। सिमिलरली QC की जो कॉस्ट आपने यहां निकाली है 21152, इसको तकसीम कीजिए, इसका 30% 6346, इसका 55% 634, इसका 15% 3173। अब आप अगर सम लेंगे तो देखिएगा इसका सम भी ज़ीरो हो गया, इसका सम भी ज़ीरो हो गया, सारी कॉस्ट इधर ट्रांसफ़र हो गई है। मशीनरी का सम 64933, 55069। सो वही काम जो हमने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से किया था, वही काम इस तरह साइमल्टेनियस इक्वेशन से हुआ है, लेकिन एक सिस्टमैटिक अलजेब्रिक टूल के सहारे कि हमने पहले साइमल्टेनियस इक्वेशंस बिल्ड की, फिर उन साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया और फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन की मदद से जो हमने टोटल कॉस्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट बनाई थी, उस कॉस्ट को हमने रीअपोर्शन कर दिया। रिजल्टेंटली आप इसका आंसर इलस्ट्रेशन 7 के आंसर से जो हमने कल किया था मैच करके देख सकते हो। राउंडिंग ऑफ, माइनर सा राउंडिंग ऑफ 1-2 रुपए का फ़र्क हो सकता है, इसके अलावा फ़र्क नहीं है। और वो फ़र्क भी इसलिए आता है कि हमने 3 स्टेप्स के बाद वहाँ पे क्लोज कर दी थी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम चौथा स्टेप भी कर देते तो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होता है आंसर, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हमें चौथे स्टेप की ज़रूरत नहीं है, आंसर हमें मैच नहीं करना। हमें मेथड पता होना चाहिए कि भाई रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में 3 डिस्ट्रीब्यूशन आर मोर देन सफिशिएंट। और ये हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड की इलस्ट्रेशन। इक्वेशंस बिल्ड कीजिए, इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए और इक्वेशन की मदद से जो टोटल कॉस्ट आई डिपार्टमेंट्स की, उस कॉस्ट को तकसीम कीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। जी, यहाँ पे सीक्वेंस की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि आपने इसको पहले तकसीम कर दो, इसको कर दो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने तकसीम तो यही करनी है ना, 21152, 17173, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाली। सिनेरियो बी में जब हम करते थे, जहाँ पे एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है, तो आपकी जो सर्विस डिपार्टमेंट, जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट होता है, उसकी कॉस्ट बदल जाती है, उसको पिछले डिपार्टमेंट से हिस्सा भी आ जाता है, उसकी कॉस्ट बदल जानी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि पहले सर्विस डिपार्टमेंट जो सर्व कर रहा है दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को, उसकी कॉस्ट तकसीम की जाए। अच्छा जी, इस मेथड पे एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं। इलस्ट्रेशन 9 पे आइए। रिक्वायरमेंट इसकी सेम है, रीअपोर्शन सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट अमंग्स द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स using simultaneous equations method and calculate the total overheads of each production department. डाटा अगर हम देखें तो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है यहाँ पे और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। कॉस्ट हमें बताई गई है और प्रोपोर्शन एम ने जो सर्विस दी वो कैसे है और पी ने जो सर्विस दी वो कैसे है। तो हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। इलस्ट्रेशन हमने 8 देखी थी, अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखने जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप होता है टोटल कॉस्ट। सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट की इक्वेशंस बनाइए। तो टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको अज्यूम करना है, लेट्स अज्यूम M be the total cost of department M and P
बी द टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट पी। ये हमारी वेरिएबल्स हमने ले लिए जिनको लेके हमने इक्वेशन बनानी है। अगर टोटल कॉस्ट डिपार्टमेंट एम की एम है तो एम की वैल्यू होनी चाहिए एम का, जैसे हमने टोटल कॉस्ट की इक्वेशन क्या पढ़ी थी, अपना खर्चा प्लस शेयर फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। यहां पे बड़ी तवज्जो तलब बात है, इधर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, देखिएगा शेयर फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट, ठीक है जी। लाइक एम का अपना खर्चा कितना है 2500 प्लस दूसरे डिपार्टमेंट ने इसके लिए कितना काम किया, पी ने एम के लिए 20% काम किया। इसका मतलब पी की भी 20% कॉस्ट एम को चार्ज होनी चाहिए। इसी अंदाज में पी को देखिए जरा, पी का अपना खर्चा 2700 प्लस दूसरे डिपार्टमेंट ने पी के लिए कितना काम किया, तो एम के लिए एम ने काम किया पी के लिए 25%। ये कॉमन मिस्टेक आप लोगों से जो होती है, मैं पहले आपको वार्न कर रहा हूं, ये उलट कर जाते हैं आप, तो इसलिए मैंने आपको ये अंडरलाइन कराया, शेयर फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट ने आपके लिए कितना काम किया, क्या जी। तो तवज्जो से इसको देख लीजिएगा, मेक श्योर दैट यू आर एबल टू असाइन राइट फ्रैक्शंस। डिपार्टमेंट एम की टोटल कॉस्ट बनेगी, इसका अपना खर्चा 2500 जमा दूसरे डिपार्टमेंट ने इसके लिए जो काम किया उसका हिस्सा भी इसको मिलना चाहिए। पी ने इसके लिए 20% काम किया, तो पी की 20% कॉस्ट शुड बी चार्ज 0.2 पी। पी का टोटल खर्चा, इसका अपना खर्चा होगा 2700 प्लस इसने दूसरे डिपार्टमेंट से भी कुछ सर्विस ली, एम ने 25% सर्विस दी है इसको 0.25 एम। जी जनाब, हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशंस रेडी हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने कहा था मल्टीपल मेथड होते हैं, लेकिन मैं जो मेथड मुझे जो आसान लगता है मैं उससे चल रहा हूँ। P इज इक्वल टू 2700 प्लस 0.25 M की जगह ये वैल्यू इक्वेशन 1 से डाल दीजिए, 2500 प्लस 0.2 P। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको P की वैल्यू मिल जाएगी, और उस कितनी जी 3500, और फिर P की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालेंगे तो M की वैल्यू मिलेगी 3200। ये लीजिए जी, आपका टोटल खर्चा आ गया, हर सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा, अपना खर्चा प्लस हिस्सा फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट, अपना खर्चा प्लस हिस्सा शेयर फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट, तो दोनों डिपार्टमेंट्स की टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई। हम देख रहे थे कि एम में अपना खर्चा तो 2500 हुआ था, लेकिन इसकी टोटल कॉस्ट 3200 आ गई, 3200 आ गई है, तो 2500 से 3200 मतलब 700 इसको शेयर मिला है दूसरे डिपार्टमेंट से। सिमिलरली पी का अपना खर्चा तो 2700 था, लेकिन टोटल कॉस्ट 3500 पे चली गई है, इसका मतलब इसको 800 रुपये का हिस्सा दूसरे डिपार्टमेंट से आएगा। जी हमारे पास 5 डिपार्टमेंट्स हैं, इनके एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। 3000, 4000, 2000, 2500 और 2700। हमने स्टेप नंबर सी, जो तीसरा स्टेप है ये अपोर्शनमेंट का, यहाँ पे उसमें हमने क्या पढ़ा कि आपने जो खर्चा कैलकुलेट किया है पिछले स्टेप में P और M का, P का कैलकुलेट किया आपने 3500 और M का आपने कैलकुलेट किया है 3200, इसको तकसीम कर दीजिए, तकसीम कर दीजिए यूजिंग द बेस प्रोवाइडेड। तो M की बेस हमें अवेलेबल है 20, 30, 25, 25, M की अवेलेबल है 20, 30, 25, 25 और P की अवेलेबल है 25, 25, 30, 20, 25, 25, 30,
20। तो जो आपने कॉस्ट कैलकुलेट की है पिछले पार्ट में वो कॉस्ट इस रेशियो में तकसीम कर दीजिए। तो पी की कॉस्ट 3500 का 25%, 875, 875, 1050, 700 और 3200 का 20%, 640, 30%, 960, 800 एंड 800। अब आप टोटल करके देख सकते हो, ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, सारा खर्चा अल्फ़ा बीटा गामा में आ गया। अल्फ़ा का सम 4515, 4515, 4515, 5835, 3850। लीजिए जी, ये आपकी रीअपोर्शनमेंट के बाद सारा खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफ़र हुआ। साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने के लिए हमने वेरिएबल अज्यूम किए, वेरिएबल्स को लेके साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनी। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें टोटल कॉस्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट मिली और फिर हमने उस टोटल कॉस्ट को जो बेस हमें गिवन थी वो लेके तकसीम कर दिया तमाम डिपार्टमेंट्स में। रिजल्टेंटली सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट हमारी ज़ीरो होगी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ज़िम्मे सारे ओवरहेड ट्रांसफ़र हो गए। अच्छा, ये एक इलस्ट्रेशन 11 है, इसका डाटा थोड़ा सा डिफरेंटली प्रेजेंट हुआ हुआ है। इसमें मैं कह सकता हूँ कि आपके थोड़ा सोचने का काम आएगा। जैसे आपको बताया गया है कि आपको जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं वो अनसीन होंगे, उनमें कोई ना कोई सोचने वाला काम होगा। तो आई कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस थिंग इन द क्लास एज वेल। इस क्वेश्चन में भी आपको इलस्ट्रेशन 11 आप जो करेंगे थोड़ी सी चीज़ आपको सोचने को मिलेगी, और अगर आपने बेस कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है तो शायद आप उसका हल निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप नई चीज़ को देख के कंफ्यूज होने की आदत में रहे तो दिक्कत रहेगी। तो इलस्ट्रेशन 11 इज़ योर क्लास एक्टिविटी। कीजिए जनाब। इस क्वेश्चन में द ओनली कैच इज़ कि कैंटीन की कॉस्ट शायद नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ की बेसिस पे तकसीम होनी है, लेकिन कैंटीन के अपने एम्प्लॉइज़ भी हैं जो कि यकीनन कैंटीन से वो भी खाना खा रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे। बट द प्रिंसिपल इज़ द होल रीअपोर्शनमेंट प्रोसेस में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू अदर डिपार्टमेंट। तो अगर सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट की कुछ कंजम्पशन अपने डिपार्टमेंट में भी है तो दैट मस्ट बी इग्नोर्ड। सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट की अगर कुछ कंजम्पशन अपने डिपार्टमेंट में है दैट मस्ट बी इग्नोर्ड, क्योंकि रीअपोर्शनमेंट का मतलब है कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को बाकी डिपार्टमेंट में तकसीम करना। तो अगर अपने डिपार्टमेंट को दोबारा डाल दी कॉस्ट तो फिर तो वो ज़ीरो नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए हम अपने डिपार्टमेंट की कॉस्ट को इग्नोर करेंगे। तो मतलब आप अज्यूम करोगे कि आपने जो कैंटीन की कॉस्ट को तकसीम करना है वो 50 एम्प्लॉइज़ में तकसीम करना है, 52 एम्प्लॉइज़ में नहीं तकसीम करना। कैंटीन की कॉस्ट को 50 एम्प्लॉइज़ में आप तकसीम करेंगे। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के बारे में तो बड़ा क्लियर है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने कैंटीन को 10% सर्विस दी। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने कैंटीन को 10% सर्विस दी, मतलब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट का 10% हिस्सा 10%, 0.1 कैंटीन को चार्ज होना चाहिए। और कैंटीन ने जो सर्विस दी है उसने एम्प्लॉइज़ की बेसिस पे तकसीम होने हैं। तो कैंटीन ने दूसरे डिपार्टमेंट के 50 एम्प्लॉइज़ को सर्विस दी है, तो उन 50 में से मेंटेनेंस के कितने हैं? 10। तो 10/50 ये है कैंटीन की सर्विस का हिस्सा जो मेंटेनेंस को जाना है, विच कम्स टू 0.2 बाय द वे। तो ये हैं आपकी इक्वेशंस। ये आपका पहला स्टेप, इक्वेशंस आपके पास हैं। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके आपको m की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, और फिर रीअपोर्शनमेंट के बाद आप मुझे असेंबली और फिनिशिंग के टोटल ओवरहेड्स बताएंगे। असेंबली एंड फिनिशिंग के टोटल ओवरहेड्स बताएंगे आप। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स, उनकी एलोकेटेड एंड अपोर्शन कॉस्ट अवेलेबल है।
एंड देन वी हैव सर्विस डिपार्टमेंट की डिटेल। सर्विस डिपार्टमेंट ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो सर्विस दी है, कैंटीन ने डिफरेंट डिपार्टमेंट को क्या सर्विस दी, बॉयलर ने डिफरेंट डिपार्टमेंट को क्या सर्विस दी। सो हमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड करना है और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसके लिए हम लेते हैं एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड 5 डिपार्टमेंट, 1 2 3 4 5 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे जी। PD1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 एंड सर्विस डिपार्टमेंट में हमारे पास है कैंटीन एंड बॉयलर हाउस। तो जो कीजिएगा, मैं अक्सर बोर्ड पे डिपार्टमेंट्स के नेम या कुछ सर्टन टर्म्स की एब्रीविएशन यूज़ करता हूँ। यू आर नॉट सपोज टू यूज़ एब्रीविएशंस इन न्यूमेरिकल ड्यूरिंग योर एग्जाम। यहाँ पे जस्ट टू बी एफिशिएंट, जस्ट टू सेव माई टाइम, आई मेक यूज़ ऑफ दीज एब्रीविएशंस। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना। दिस इज़ नॉट परमिसिबल टू यू इन द एग्जाम। रिपोर्ट्स लिखते हुए, जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो थ्योरेटिकल किसी पेपर में, वहाँ पे एब्रीविएशन यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन उसका एक असूल है। आई होप वहाँ पे जब आप एब्रीविएशन यूज़ करेंगे तो आपको वो असूल सिखाया जाएगा। हमारे पेपर में चूँकि कोई रिपोर्ट्स नहीं हम लिख रहे, यहाँ पे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में एब्रीविएशन यूज़ करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो हमारे पास एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड्स का डाटा अवेलेबल है। 700,000, 300,000, 400,000, 78,000 and 100,000. We start with the repeated distribution method part A. Question 1 का part A हम कर रहे हैं। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम किसी भी सीक्वेंस में चल सकते हैं। हम कैंटीन की कॉस्ट पहले ले लेते हैं, फिर बॉयलर हाउस की कॉस्ट ले लेते हैं और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बेसिस। कैंटीन की है जी 40 20 30 10, 40 20 30 10 एंड दिस इज इन परसेंटेजेस। ये ख्याल कीजिएगा, बाज़ का आप परसेंटेज से डील कर रहे हैं, बाज़ का आप प्रोपोर्शन से डील कर रहे हैं। जैसे पिछले सवाल में कैंटीन की कॉस्ट को मैंने प्रोपोर्शन लिख दिया, यहाँ पे वो 15/50, 25/50 ऐसे, 10/50 ऐसे था, बट यहाँ पे ये परसेंटेजेस हैं। तो तवज्जो से ये काम किया कीजिए। दिस इज 30 30 20 20, 30 30 20 20 और ये भी परसेंटेजेस में है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट पकड़िए और उसको तकसीम कर दीजिए प्रोपोर्शंस जो परसेंटेजेस गिवन है। 78,000 का 40%, 31 200, 15600, 23400, 7800। एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट पकड़ी, तमाम डिपार्टमेंट में तकसीम की। अब दूसरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट लेनी है, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट जितनी उसके कॉलम में आ रही है सारी की सारी उठानी है और वो आ रही है यहाँ पे 1,07,800। हमने दूसरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट जब तकसीम करने के लिए उठाई तो टोटल कॉस्ट उठाई, इसको अब तकसीम करेंगे। इसका 30%, 3234 0, इसका 30% अगेन 32340, इसका 20% 21560 एंड 21560। दिस इज वन सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक दफा हमने दोनों डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, एक दफा हमने दोनों डिपार्टमेंट की कॉस्ट को तकसीम कर लिया। कैंटीन की कॉस्ट को पहले किया, फिर बॉयलर हाउस की कॉस्ट को किया। लेकिन रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमने ख्याल करना है कि जब हम दूसरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट को तकसीम करने जा रहे हैं तो उसकी अपनी कॉस्ट प्लस शेयर फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट, उनको लेके हमने तकसीम करना है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फिर कैंटीन, फिर बॉयलर हाउस। मैक्सिमम मैंने कहा 3 डिस्ट्रीब्यूशन, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इससे आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। जा सकते हैं बट दैट विल नॉट अर्न अस सम एक्स्ट्रा क्रेडिट, वो हमारा टाइम वेस्ट होगा। ना गलती है, ना मैं कह सकता हूँ, ना उसके एडिशनल मार्क्स हैं। मार्क्स हमें सारे यहाँ पे इंशाअल्लाह जितने मिलने हैं मिल जाएंगे। फिर कैंटीन की बारी, तो कैंटीन में खर्चा कितना पड़ा हुआ है इस कॉलम में, 21560। इसको तकसीम करेंगे कैंटीन की 40%,
8624 4312 646 82156। नेक्स्ट बारी फिर बॉयलर हाउस की है, बॉयलर हाउस में खर्चा पड़ा हुआ है 2156। तो 2156 का 30% 647 647 431 431। ये जी हमारी सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुई। एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने दोनों डिपार्टमेंट की दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दी। कैंटीन की सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी, बॉयलर हाउस की सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी। अब बारी आई फिर कैंटीन की, और अब कैंटीन के जिम्मे जो कॉस्ट है जिसको हमें तकसीम करना है वो है 431। कैंटीन की कॉस्ट 431 का 40% 172, 20% 86, 129, 43। अब आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन बॉयलर हाउस की है, 43 को हमने तकसीम करना है। और असूल क्या है? आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन है तो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को हिस्सा नहीं देना। आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन है तो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को हिस्सा नहीं देना। बॉयलर हाउस का हिस्सा जाता था 30 30 20 20, ये परसेंटेज में जाता था हिस्सा। लेकिन अब कह रहे हैं हम कि ये 20 हमने तकसीम नहीं करना, तो इसका मतलब परसेंटेज भी अब नहीं रही, क्योंकि अब 100 हिस्से नहीं होने जा रहे। अब कितने हिस्से होने जा रहे हैं? 80 हिस्से होने जा रहे हैं। तो 80 हिस्से जो होने जा रहे हैं, इसका मतलब PD1 को 80 में से कितना हिस्सा जाएगा? टोटल 43 के 80 हिस्से करने हैं। PD1 को जाएगा 30 और PD2 को भी जाएगा 30। तो PD1 PD2 दोनों को 30-30 जाना है। और PD3 को 43 के 80 हिस्से करेंगे, उसमें से जाएंगे 20। तो 43/18 to 30 क्या आता है? सॉरी 16। और ये कितना आया? 11। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 इसको गया, 16 इसको गया, 11 इसको गया। और अब ये आपका टोटल कंप्लीट हुआ। ये भी 0 है, ये भी 0 है। इनका सम हम देख सकते हैं क्या आ रहा है। जनाब बताइए PD1 का सम 772,999 जी। PD2 3500 3500 3001 1999 जी जनाब। ये हमारी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से रीअपोर्शनमेंट हुई। एनी क्वेश्चन? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, 3 डिस्ट्रीब्यूशंस आर मोर देन सफिशिएंट। हमने हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को 3 दफ़ा तकसीम किया। कैंटीन की कॉस्ट 3 दफ़ा, बॉयलर हाउस की कॉस्ट 3 दफ़ा, और आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने कैसे मैनेज करना है मैंने कल भी आपको एलैबोरेट किया था। आज फिर मैंने आपको समझाया कि आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए हमने सर्विस डिपार्टमेंट को दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को हिस्सा नहीं देना। आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तकसीम करनी है। मैंने आपसे बात की है कि हम मिनिमम 2 दफ़ा तो ज़रूर करना होगा, बट नॉर्मली हम 3 दफ़ा कर रहे होंगे। मैं थोड़ा सा गाइडलाइन आपको दे देता हूँ। 2 दफ़ा पे हम कब ख़त्म कर देते हैं? अगर हमारे 2 दफ़ा स्टेप पे ही यहाँ पे जो फिगर्स हैं तकसीम करने वाली वो सिंगल या डबल डिजिट में आ जाएं तो हम यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर 3 डिजिट्स में है, बाज़ का 4 डिजिट्स में भी होती हैं। तो जब फिगर 3 या 4 डिजिट्स में आ रही हैं सेकंड स्टेप में, तो आप थर्ड स्टेप भी कर दो। लेकिन आपको सेकंड स्टेप में ही सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में फिगर मिल गई हैं, तो आप यहीं पे लाइन खींच के क्लोज कर सकते हो। फिगर छोटी होगी है ना, तो मैटर नहीं करता, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस ही निकलेगा। बड़ी फिगर है तो आप थोड़ा सा आगे ले जाते हो ताकि एक्यूरेसी आपके आंसर की बढ़ जाए। जितनी जल्दी आप क्लोज करोगे उसकी एक्यूरेसी कम होती है। एग्जाम में फिगर्स छोटी हैं, मतलब यहाँ पे अगर सिंगल डिजिट या डबल डिजिट फिगर आ गई हैं हम यहीं पे क्लोज कर देते। देखिए जरा बोर्ड पे, अगर इस स्टेज पे पहली डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट की,
उसके बाद आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन की, यहाँ पे सिंगल डिजिट फिगर आ जाती है, 2156 की जगह फॉर एग्जांपल 21 आ जाता या 18 आ जाता या 10 आ जाता, फिर हम इसको आखिरी बना देते। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर 2156 है, 4 डिजिट में फिगर है, इसलिए हमने कहा नहीं भी अभी आगे चलना चाहिए हमें। यहाँ पे अगर फिगर छोटी होती तो हम यहीं पे लाइन खींच देते, इसी को ख़त्म कर देते। आगे सवाल आएगा हमारे सामने जिसमें फिगर्स सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही हमें क्लोज करनी पड़ेगी क्योंकि फिगर्स छोटी रह जाती हैं वहाँ पे। बट 3 से आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बेशक जितनी मर्जी बड़ी फिगर हो, अनलेस एग्जामिनर कहे। अनलेस एग्जामिनर कहे कि 4 दफ़ा डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओ तो फिर उसकी बात फॉलो करेंगे। हम बात करें गाइडलाइन क्या है। गाइडलाइन क्या है? मैक्सिमम 3 मिनिमम 2, गाइडलाइन यही है। अदरवाइज वी फॉलो द एग्जामिनर इंस्ट्रक्शन, अगर वो आ जाती हैं तो। जी, वी आर डन विद पार्ट ए। पार्ट बी, आपके कैंटीन की कॉस्ट आप सी ले लीजिए और बॉयलर हाउस की कॉस्ट को आप बी ले लीजिए। तो इक्वेशन बनाइए सी और बी की, ज़रा तवज्जो से बनाइएगा, खुद बनाइए, क्योंकि दिस इज द पार्ट वेयर यू गेट स्टक, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है। सो तवज्जो से बनाइएगा और वो जुमला याद रखिएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ओन कॉस्ट प्लस शेयर फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। दूसरे डिपार्टमेंट से आपको कितना हिस्सा आना है वो डिपेंड करता है दूसरे डिपार्टमेंट से आपने कितनी सर्विस ली है। सो तवज्जो से इक्वेशंस पे फोकस कीजिए, मेक श्योर यू आर एबल टू कंस्ट्रक्ट इट करेक्टली, क्योंकि इस पूरी सवाल में जो चैलेंज आता है वो इक्वेशन बनाना ही है। इक्वेशन सॉल्व करना और आगे उसकी रिअपोर्शनमेंट करना इज नॉट अ चैलेंज, वो आपके लिए इतनी दिक्कत नहीं है इंशाल्लाह। तो कैंटीन की इक्वेशन क्या बनती है जी? इसका अपना खर्चा प्लस हिस्सा फ्रॉम बॉयलर हाउस। कितना हिस्सा है जी बॉयलर हाउस से? 20%, 0.20B। बॉयलर हाउस की इक्वेशन बनेगी इसका अपना खर्चा 100,000 प्लस शेयर फ्रॉम कैंटीन। ये लीजिए जी, दीज आर द 2 इक्वेशंस। जी जनाब, क्या आती है अगर हम पार्ट बी से इसको करें तकसीम तो 773,000, 353,000, 452,000। ये सिर्फ 1 रुपये का राउंडिंग ऑफ का फ़र्क आ रहा है। शायद हम चौथा स्टेप करते तो वो राउंडिंग ऑफ का फ़र्क भी निकल जाता। 1 रुपये का जो फ़र्क आया है हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट में, इट इज़ जस्ट अ राउंडिंग ऑफ डिफरेंस। अदरवाइज मैंने आपको बताया था कि दोनों मैथड्स, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मैथड हो या साइमल्टेनियस इक्वेशन मैथड हो, दे गिव द सेम रिजल्ट। जी एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अभी भी मैंने डिस्पाइट आई वांट यू अ लॉट, बी केयरफुल, बट आई कुड सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेड मिस्टेक। ये जो मैंने आपको वार्न किया था कि यहाँ पे आपसे गलती होगी, ये गलती आई कुड नोटिस कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने की हुई थी। मैंने इसीलिए बार बार आपको जो फोकस करवा रहा हूँ, चीज़ों को पढ़ना सीखिए, पढ़िए, पढ़ के याद कीजिए, और जब भी आप उनको परफॉर्म कर रहे हैं तो नेवर हेजिटेट टू रेफर बैक टू योर नोट्स। क्वेश्चंस करते हुए सोल्यूशन से हेल्प ना लीजिए, क्वेश्चंस करते हुए नोट्स से हेल्प लीजिए, क्वेश्चंस करते हुए प्रीवियस इलस्ट्रेशन से हेल्प लीजिए। जिस क्वेश्चन को कर रहे हैं उसके सोल्यूशन को ना देखिए। अगर उस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखेंगे तो आप सीखोगे नहीं। उस सोल्यूशन को करने के लिए नोट्स पढ़ लोगे, किताब पढ़ लोगे तो यू विल गेन, यू विल मेमोराइज द प्रिंसिपल, यू विल लर्न द प्रिंसिपल्स। अच्छा जी, हमारी 4 स्टेप्स एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई कॉस्ट सेंटर, वी नो व्हाट कॉस्ट सेंटर इज। स्टेप नंबर 2, allocation of identifiable cost amongst the cost center. Step number 3, apportionment of joint cost using an appropriate base. Step number 4, reapportionment of service department costs amongst the production using जब हम रेसिप्रोकल सर्विसेज में आए तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मैथड भी है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मैथड भी है। This is what we have learned so far
4 स्टेप्स हम सीख चुके हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, जिसके बाद देयर इज लास्ट स्टेप, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5। इस स्टेप का नाम भी एब्जॉर्प्शन है, इस स्टेप का नाम भी एब्जॉर्प्शन है। और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में हम, एब्जॉर्प्शन के स्टेप में हम क्या करते हैं? वी कैलकुलेट ओवरहेड absorption rate. We calculate overhead absorption rate, जिसको मैंने एब्रीविएट किया था प्रीवियस लेक्चर में आपके पास OAR से, एंड absorb overhead cost into product cost. absorb से मुराद आप समझ लो फॉर द टाइम बीइंग ऐड, कि हम एक एब्जॉर्प्शन रेट बनाते हैं और उस एब्जॉर्प्शन रेट को इस्तेमाल करते हुए ओवरहेड कॉस्ट को हम प्रोडक्ट कॉस्ट में एब्जॉर्ब करते हैं, ऐड करते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला जो आपसे शेयर किया गया था बेसिक पहले, वही फार्मूला अगर मैं आपके सामने लाऊं तो वो था बजटेड एनुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स divided with budgeted annual production। ये फार्मूला आपसे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का पहले शेयर किया गया था। इसी फार्मूले को बेस बना के हम डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। हमने जब ये फार्मूला डिस्कस किया था तब हमने ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स में तकसीम नहीं किया हुआ था, हमने डिपार्टमेंट वाले ओवरहेड्स इकट्ठे रखे हुए थे। अब जब हम ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट में तकसीम कर रहे हैं तो जनरली इस तकसीम का मकसद है टू कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिपार्टमेंट वाइज। जब आपने ओवरहेड्स को तकसीम कर दिया डिपार्टमेंट्स के दरमियान, तो उस तकसीम का आपका ऑब्जेक्टिव ही ये था कि भाई हमें इस फार्मूले पे एतराज़ था कि सारी फैक्ट्री के ओवरहेड्स इकट्ठे करके चलें तो उससे नाइंसाफ़ी हो जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट फेयर नहीं निकलती, इसीलिए हम चले थे इस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की तरफ। तो पहली चीज़ हम कह रहे हैं फार्मूला तो शायद वही है, लेकिन इस फार्मूले में जो OAR बनेगा शायद वो डिपार्टमेंट वाइज बनाना चाहेंगे हम। अगर ओवरहेड डिपार्टमेंट वाइज है हमारे पास तो ओवरहेड का रेट भी हम डिपार्टमेंट वाइज अलग-अलग बनाएंगे। और जो दूसरा चैलेंज जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज कि कंपनी में बी प्रोड्यूसिंग मोर देन वन प्रोडक्ट्स। तो अगर हम ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स पे तकसीम कर रहे हैं तो हर प्रोडक्ट की ओवरहेड कॉस्ट सेम आ रही है, जबकि हमने बात की थी हो सकता है प्रोडक्ट ए पे 1 घंटा लग रहा हो, प्रोडक्ट बी पे 2 घंटे लग रहे हो, तो दोनों का ओवरहेड कॉस्ट बराबर नहीं हो सकती, दोनों का हिस्सा बराबर नहीं होना चाहिए, फर्क होना चाहिए। तो यूजुअली इसलिए हम इस फार्मूले में एनुअल प्रोडक्शन नहीं लेते, हम कोई और टाइम बेस्ड बेस ले लेते हैं। यूनिट बेस्ड तब लेंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट व्हेन कंपनी इज प्रोड्यूसिंग वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है ना तो उसका खर्चा बराबर ही होने वाला है। लेकिन अगर कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है तो फिर हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की बेस टाइम बेस्ड लेते हैं। वो टाइम लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, वो टाइम मशीन आवर्स भी हो सकते हैं। यूनिट बेस्ड भी हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकते हैं, बट व्हेन कंपनी इज प्रोड्यूसिंग वन प्रोडक्ट, कंपनी जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है तो वी विल गो फॉर टाइम बेस्ड रेट। और टाइम बेस्ड रेट जैसे मैंने कहा हम लेबर आवर्स भी ले सकते हैं। यूजुअली हम लेबर आवर लेंगे जब हमारा डिपार्टमेंट लेबर इंटेंसिव है, हम मशीन आवर की बेस लेंगे जब हमारा डिपार्टमेंट मशीन इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव से मुराद ज्यादा काम हमारे डिपार्टमेंट में अगर लेबर करती है तो और मशीनें कम इस्तेमाल होती हैं तो ऐसे डिपार्टमेंट को लेबर इंटेंसिव कहते हैं। और अगर हम कहें हमारे डिपार्टमेंट में ज्यादा काम मशीनें करती हैं, लेबर का काम कम है, तो हम कहते हैं मशीन इंटेंसिव डिपार्टमेंट है।
तो हमने अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब हम कॉस्ट को डिपार्टमेंट वाइज तकसीम कर लेते हैं तो कॉस्ट को डिपार्टमेंट वाइज तकसीम करने की इम्प्लीकेशन है कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी आप डिपार्टमेंट वाइज बनाएंगे। फार्मूला यही चलेगा बजटेड ओवरहेड्स, लेकिन अब हर डिपार्टमेंट का अलग-अलग ये फार्मूला लगेगा, डिवाइडेड विद बजटेड एनुअल लेबर आवर। हर डिपार्टमेंट के अलग-अलग आवर्स लिए जाएंगे, PD1 के कितने हैं, 2 के कितने हैं, 3 के कितने हैं, तो 1 की कॉस्ट डिवाइड विद 1 के आवर, 2 की कॉस्ट डिवाइड विद 2 के आवर एंड सो ऑन। हम डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बनाते हैं और उस रेट की बेसिस पे फिर ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकाल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी आसानी के लिए सपोज हमने कहा कि एक डिपार्टमेंट में 4 लाख का खर्चा आया और उसमें 1 लाख के लेबर आवर लगने हैं, इसका मतलब रेट क्या बना, ₹4 पर लेबर आवर। और फिर हमसे कहा जाए ये सपोज ये डिपार्टमेंट ए का ओवरहेड है और फिर हमें कहा जाए इस फैक्ट्री में एक और डिपार्टमेंट भी है, डिपार्टमेंट बी, जिसके ओवरहेड्स हैं 6 लाख और इसमें काम हुआ है 1,50,000, इसको भी हम 1 लाख ले लेते हैं, 1 लाख मशीन आवर्स। तो इसका रेट कितना बना, ₹6 पर। 2 डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों के ओवरहेड्स हमारे पास अवेलेबल है 4 लाख 6 लाख। एक लेबर इंटेंसिव है इसलिए हमने इसकी बेस लेबर आवर ले ली, दूसरा डिपार्टमेंट मशीन इंटेंसिव है इसलिए हमने इसकी बेस मशीन आवर ले ली। ऐसा भी हो सकता है, हर डिपार्टमेंट की बेस अलग भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने कहा जी हमारे पास 2 डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट का ओवरहेड आ गया। अब हमसे कहा जाए कि भाई एक प्रोडक्ट एक्स कंपनी बनाती है जिसमें डिपार्टमेंट ए में टाइम लगता है 3 लेबर आवर और डिपार्टमेंट बी में टाइम लगता है 2 मशीन आवर। हमसे अगर पूछा जाए कि भाई इस डिपार्टमेंट एक्स की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बताओ, तो क्या कर सकते हैं बड़ी आसानी से हम कि भाई 3 लेबर आवर लगते हैं डिपार्टमेंट ए में, तो डिपार्टमेंट ए में खर्चा क्या आता है 4 पर लेबर आवर, तो 12 रुपये खर्चा यहां से लग गया। और बी में 2 मशीन आवर लगते हैं तो रेट क्या है 6, ज़रब 6 कर दो, 12 यहां से आ गया, तो ओवरहेड कॉस्ट कितनी बन गई 24। प्रोडक्ट एक्स में अगर 3 घंटे लग रहे हैं ए में, 2 घंटे लग रहे हैं डिपार्टमेंट बी में, तो प्रोडक्ट एक्स को ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितनी पड़ेगी 24 रुपये। यही हमारा मसला था ना कि ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कहाँ से आएगी। प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट तो हमने कहा था आसान है, वो तो हमें आसानी से मिल जाती है। हमें मसला था ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कहाँ से लाएं, तो हमने पूरी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की मदद से ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बनाया और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को लेके हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इस अंदाज में बना सकते हैं। इस पे मज़ीद डिस्कशन अभी हमारी जारी है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन रेट डिटरमिन करना, एब्जॉर्प्शन रेट को लेके ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बनाना, इस पे मज़ीद इलस्ट्रेशन कल देखेंगे और कल हम पास पेपर के कुछ क्वेश्चन बैंक से मज़ीद सवाल भी देखेंगे। अभी हमारे 2-3 लेक्चर, बल्कि शायद में भी 4 लेक्चर लगेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, क्योंकि एक आस्पेक्ट अभी अकाउंटिंग एंट्री का रहता है। हमारे चैप्टर का नाम था अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, तो अकाउंटिंग तो अभी सीखी नहीं, अभी तो हमें ज़रबे तक में सीखते हैं। अकाउंटिंग का मतलब होता है डेबिट क्रेडिट, वो हमने करना है अभी। तो हमने इसका भी एब्जॉर्प्शन रेट का जो आपसे मैंने सिर्फ तारुफ दिया, इस पर कल मज़ीद बात करनी है, इस पर इलस्ट्रेशन देखनी है, इस पर कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन देखने हैं और फिर अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट भी इनका सीखना है इंशाअल्लाह। तो ये नेक्स्ट वीक तक हमारा चलेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक आपका पहला टेस्ट ड्यू होगा इंशाअल्लाह, दैट विल बी ऑन थर्सडे। और थर्सडे से पहले आई होप कि वी विल बी डन विद दिस चैप्टर। तो आपका टेस्ट जो होगा इस पूरे चैप्टर में से इंशाअल्लाह आने वाला है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, कल मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।